हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो कि दूसरा नियम है किसका, रासायनिक संयोग के नियम का ये दूसरा है। ठीक है, जिसका दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम आपको बता दिया गया है जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, दूसरा हम नियम पढ़ने वाले हैं जो है स्थिर अनुपात स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले याद रखेंगे रासायनिक संयोग के मतलब क्या कहेंगे, निम्न लिखित नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा दूसरा नियम है। पहला नियम हमने बता दिया है जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे स्थिर अनुपात का नियम में याद रखेंगे आप कि इस नियम को किसने दिया। इस नियम को सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे इसके खोजकर्ता है प्राउस्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता या इस नियम को किसने दिया, तो याद रखेंगे प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस नियम को दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, इस नियम में इन्होंने ये बताया कि कोई भी यौगिक है, समझिएगा कोई भी यौगिक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी, इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक है। ठीक है, कोई भी यौगिक है, तो यौगिक क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे, तत्व जो होंगे उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे वह एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होंगे। ठीक है, तत्वों का क्या इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व होंगे, तत्वों का एक निश्चित क्या होता है, एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। ठीक है, इन्होंने यही बताया, क्या बताया, मतलब स्थिर अनुपात के नियम में प्राउस्ट ने क्या बताया कि कोई भी तत्व कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं, तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। चाहे तत्वों को मतलब यौगिक को किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए। ठीक है, किसी भी विधि द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। ठीक है, इस नियम में केवल यही बात बताया गया है। तो आप इस नियम को कैसे याद करेंगे, इस नियम को याद करेंगे ऐसे कि क्या कहेंगे इस नियम में, सबसे पहले कहेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम की खोजकर्ता कौन है, प्राउस्ट है। उसके बाद लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, मैं एक बार लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस नियम को मतलब याद रखेंगे। इस नियम को सिंपल वे में कोई भी पूछे तो आप क्या कहेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। ठीक है, इसे आप बोल देंगे। ठीक है, इस नियम में यही इस नियम में कहा गया है। क्या कहा गया है, इस नियम में यही लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार
किसी यौगिक में उपस्थित, मतलब कोई भी यौगिक होगा उस वो कैसे बना होगा, तत्वों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब क्या है, यौगिक में क्या होंगे, तत्व होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। क्या होता है कि एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, किसमें, यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। चाहे इसमें लिखेंगे चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। ठीक है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें जो यौगिक में उपस्थित जो तत्व होंगे, तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कहूं H2O, जो H2O होता है, H2O को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं ना। ठीक है, तो H2O है, तो H2O मतलब जो जल है, ये क्या है, एक यौगिक है H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8 होता है। 1:8 ही होता है, कभी भी 1:8 ही होता है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब जो हाइड्रोजन जो क्या है, जो H2O है अर्थात जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होता है वो हमेशा 1:8 ही होता है। चाहे इसे किसी भी विधि या स्रोत मतलब किसी भी विधि द्वारा बनाए या किसी भी स्रोत, जैसे नदी, समुद्र, नल से, या आप कह सकते हैं कुएं, या आप वर्षा का पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्षा आदि से प्राप्त किया जाए। ठीक है, मतलब किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करेंगे, चाहे नदी का पानी ले लीजिए, समुद्र का, ठीक है, नल से, कुएं से, या वर्षा का जल ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप क्या पाएंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:8 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक निश्चित जो तत्व होंगे वो तत्वों का निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। यही इस नियम में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी गया होगा क्या नियम में कहा जा रहा है। और इस नियम की खोजकर्ता कौन है, प्राउस्ट। और इस नियम में क्या बताया गया है, इस नियम में यही बताया गया है कि इस नियमों के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। ठीक है, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो या किसी भी स्रोत द्वारा उसे प्राप्त किया गया हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में जो जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8 ही है। ठीक है, तो चाहे इसे किसी भी विधि या किसी भी स्रोत, जैसे नदी, जल, कुआं, ठीक है, और भी वर्षा का पानी ले सकते हैं, नल से प्राप्त कर सकते हैं, उस सभी जल में जो होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:8 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये नियम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नियम में, जो है क्या, अगले जो तीसरा नियम में हम मिलते हैं, रासायनिक संयोग के तीसरे नियम में। ठीक है, और वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप क्लास 11th का आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट का, या तीनों आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों का लिंक दे दूंगा वहां पर प्लेलिस्ट का। उस पर क्लिक करके आप एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। और आगे मतलब एक तरह से कहा जाए तो आगे आपको बढ़ने का बहुत अच्छा मार्ग भी है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करके आगे अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी
बात कि यदि आपको स्कूल या कॉलेज, आपको स्कूल में या ट्यूशन में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के रिलेटिव में, ठीक है, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और एक और बात कि यदि आप पढ़ाई करने के लिए आप अगर बैठ गए हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप कभी भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जब भी बोला जा रहा है तो सुनकर स्वयं नोट्स बनाइए। जरूरी नहीं कि आपको लिखवाया जाए तो अभी लिख कर ही मतलब नोट्स बनाए, देख कर ही नहीं, आपको बोला जा रहा है तो उसी समय आप लिख कर बनाइए, ठीक है। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा आगे चलकर, ठीक है। आगे चलकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें हर चीज लिखवाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बोला जाएगा तो आपको स्वयं ही लिखना होगा, तो नोट्स बनाना अभी सीख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना ही मैं कहूँगा। और यदि आपको वीडियो से सीखने को कुछ मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मतलब कमेंट सेक्शन में हाय या हेलो या कुछ भी आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब किया है, आपने इस वीडियो को देखा है और आपसे बात करने में मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, आप बात भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कमेंट से सुधारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।